दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई बनाई हुई या किताबों में लिखी कहानी नहीं है। ये मुझे मेल पर एक लड़के ने भेजी है। उसने कसम खाई है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच है। उसने लिखा, भाई, ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन वो रात, वो अधूरी इमारत और जो हमने वहां देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर तुम चाहो तो मेरी कहानी अपने चैनल पर सुना सकते हो, ताकि लोग समझें कि कुछ जगहों पर कदम रखना खुद मौत को बुलाने जैसा है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है दिल्ली की उस अधूरी इमारत की, जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। आवाज कम कर लो, दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं हमेशा सोचता था कि मुंबई जैसी बड़ी और ऊधम भरे शहरों में डर सिर्फ फिल्मों में होता है। सिग्नल वाले तकरार, रात के टाइम पर नींद उड़ाने वाले हो हल्ले, कभी कभी चोरियां, डाका। डर वहां होता है जिसे नाम दिया जा सकता है, चोरी, बदमाशी, धक्का मुक्की। लेकिन दिल्ली, मेरे इलाके जैसी पुरानी बस्तियों में डर की एक अलग शिफ्ट होती है। उसका रंग धीमा, उसकी चाल धीमी, और सबसे खतरनाक बात, वो बहुत धीरे धीरे अंदर घुस आता है, बिना शोर मचाए। मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं, पर असलियत यही है कि मैं सामान्य आदमी हूं। सुबह 9 से 5 वाला ऑफिस, शाम को रोड पे चाय, हफ्ते में 1-2 बार मां को कॉल। मेरी बिल्डिंग मामूली है, पक्की जाली, 5 कमरे, छत पर पड़ोसियों के लिए कपड़े सूखते। घर किराए का, 10वीं मंजिल नहीं, पर 4थी मंजिल पर जिस फ्लैट में मैं रहता हूं, वहां पुरानी लकड़ी की दरवाजे अभी भी वीभत्स खटखट करते हैं। खिड़कियां अंदर की ओर खोलती हैं और रात में बाहर की बत्ती की झलक दीवारों पर अजीब साए बनाती है। मैंने अपने आप को कह रखा था, जो दिखेगा वही सच है, और फिर वही बन गया मेरी सबसे बड़ी गलती। पहली चीज कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियों से शुरू हुई, एकदम साधारण। एक दिन रात को 10 बजे मैं घर लौटा। रास्ते में लॉकडाउन जैसे सन्नाटे नहीं थे, बल्कि धीमी बातचीत, तेज सिग्नल की खनक, पैडल वाले रिक्शा की आवाजें थीं। घर की सीढ़ियों पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बल्ब का आधा सिर धीरे धीरे झिलमिला रहा था। जब मैंने अपने फ्लैट की कुंडी घुमाई तो अंदर एक ठंडी हवा आई, पैरों तक ठंड। मैंने सोचा खिड़की खुली होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। घर का हेडलाइट, जो हमेशा फीका रहता, आज थोड़ी ज्यादा चमकदार दिखा, जैसे किसी ने कमरे के कोनों में मोमबत्ती जला दी हो। मैंने कुर्सी पर झूठा महसूस किया। कुछ ऐसा था जो मेरी फिजिकल दुनिया से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। टीवी ऑन था, आवाज होना चाहिए थी, पर पूरा घर चुप था। किसी तरह की मृत सा चुप्पी जो शहर की सामान्य आवाजों के बीच चिपक गई हो। मैंने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक स्टैटिक था, सफेद और काली बूंदों का मिश्रण जो आंखों को चुभता था। फिर जैसे ही मैं चैनल बदलने के लिए रिमोट दबाने लगा, स्क्रीन पर तेजी से एक तस्वीर आई। एक रास्ता, रात, एक आदमी सफेद कपड़ों में, उसकी पीठ मेरे दिशा में थी। मैंने रिमोट को और जोर से दबाया, पर तस्वीर न गई। फिर आवाज आई, धीमी, सम, पर बिल्कुल मेरे पास। आजा। मैं एकदम जम गया। आवाज किसी की नहीं लग रही थी, पर मेरे कानों के बिल्कुल पास थी। मैंने टीवी ऑफ किया, लाइट जलाई और खुद को संभालने की कोशिश की। मन बुद्धि समझा रहा था कि थका हुआ हूं, दिमाग खेल रहा है, पर शरीर कुछ और महसूस कर रहा था, जैसे कोई कमरे के कोने में खड़ा है और मुझे देख रहा है, बिना मूवमेंट के, सिर्फ अपनी मौजूदगी से दबाव पैदा कर रहा है। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया और सोचा कि कल की घटना भूल जाऊंगा, पर यादें चिपक गई थी। ऑफिस में हर चमकती सीढ़ी मुझे उस सफेद आदमी की पीठ की तरह दिखती, जैसे कोई छाया मेरे पीछे पीछे चल रही हो। शाम को जब मैं लौटा तो मेरी इमारत की दीवार पर कोई ताजा काली पट्टी दिखी, जैसे किसी ने रात में वहां कुछ उकेरा हो।
पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि रात में एक बुजुर्ग ने कुछ चिल्लाया था, छोड़ो उन्हें। और फिर कोई गला घींट जैसा आवाज आया। लोगों ने अपनी खिड़की बंद कर ली। मैंने सोचा कोई आत्महत्या का प्रयास या मदारी का नाटक। लेकिन जब मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने आंखें घुमाकर कहा, बाबू, कुछ भी कहूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे। कि दरवाजे के नीचे छोटे छोटे निशान पड़ते हैं, वैसे निशान जो दो जूतों के नहीं हैं, और हर निशान के पास एक पेपर का टुकड़ा, उस पर एक ही शब्द, याद। मैंने हंसकर कहा, याद? चौकीदार ने सिर झुकाया। हां, याद की तरह, पर जब हम उठाकर देखते हैं तो वहां सिर्फ धूल होती है। ये बातें मुझे लगने लगीं कि वे छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। अगले कुछ दिनों में मेरे आसपास के कुछ लोगों की छोटी परेशानियां बढ़ने लगीं। मिसेस शर्मा, जो पहली मंजिल पर रहती थी, उन्होंने रातों में खिड़की से खून के रंग की दाग देखा। उनके पति ने उसे स्क्रब करके साफ किया, पर वो दाग अगले दिन फिर आ गया, बिल्कुल उसी आकार में। एक नौजवान लड़के का कुत्ता अचानक भौंकना बंद कर दिया और उसने देखा कि उसके घर के सामने वाली दीवार पर किसी ने एक छोटा सा हाथ जैसा निशान छापा है। एक बूढ़े कमरे के कपड़ों के ढेर में से अचानक सूखे पत्ते गिरने लगे, जैसे कोई अंदर बैठा हो। हर एक घटना में एक समान बात थी, निशान, एक अल्पज्ञेय याद और अचानक गायब होने जैसी शून्यता। मैंने ठाना कि मैं इसको रैशनलाइज कर लूंगा। सीसीटीवी चेक किया। हमारे एचडीएफसी एटीएम की सीसीटीवी फिलहाल काम नहीं कर रही थी। हमारे मोहल्ले में वैसे भी कैमरा मेंटेनेंस बहुत ढीला रहता है। मैंने अपने फ्लैट के बाहर का फुटेज पूछा, कुछ भी नहीं। पर जब मैंने रात के 2 बजे के आसपास अपने मोबाइल पर कैमरा ऑन किया, बस मजाक में, तो देखा कि मेरे बिल्डिंग की सीढ़ियों पर एक छाया घूमती हुई नीचे आई। मैंने उसे रिकॉर्ड किया। जब कैमरा फुटेज प्ले किया तो छाया धीमी गति से उतरती दिखी, पर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक अजीब डिस्टॉर्शन आया और छाया अचानक गायब हो गई। मैंने फुटेज जूम किया। वहां 1 सेकंड के लिए मैंने एक चेहरा देखा, सूखा, आंखें समानांतर नहीं, ठुड्डी पर कुछ दाग। चेहरा अभी भी स्पष्ट रूप से मानव जैसा था, पर किसी तरह उसका चेहरा जितना दिखाई दे रहा था उतना ही उसके बाहर कुछ और होने का संकेत दे रहा था, जैसे किसी ने चेहरे को उल्टा जरा झकझोर कर दिखाया हो। मैंने फोन पीछे कर रखा और अकेले होने के डर से सांस रोकी। फिर चीजें बदल गईं। एक शाम ऑफिस से घर आते वक्त मैंने देखा कि मोहल्ले के बाहर कुछ एबीपी न्यूज के लोग खड़े थे। फिर पता चला कि पास के मार्केट में अचानक 2 बच्ची गायब हो गईं। सुबह के समय वे घर से स्कूल नहीं लौटी। इलाके में अफरा तफरी थी। लोगों ने पुलिस को बुलाया, पर पुलिस ने बस पूछताछ की और कहा कि बच्चियों ने शायद कहीं रुकवा लिया होगा। मेरे दिमाग ने उन बच्चों की तस्वीर देखा और एक अजीब सॉन्टरिंग सी हुई। तस्वीरों में वे दोनों मुस्कुरा रही थी, पर उनकी मुस्कान आंखों के पीछे कुछ छुपा रही थी, जैसे वे किसी और को देखकर मुस्कुरा रही हों, किसी ऐसी चीज को जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। 1 हफ्ते बाद पहली बच्ची का बैग मिला। उसी इलाके की एक छोटी सी गली में बैग के साथ एक पतला सा डायरिया पन्ना, जिसमें कुछ शब्द धुंधले से लिखे थे, वो आ रहा है। अब डर सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं रहा। मोहल्ले में एक कलेक्टिव अनीस फैल गया। लोग रात में बाहर कम निकल रहे थे। दुकानें जल्दी बंद होने लगी। जो लोग छोटे छोटे घरों में अकेले रहते थे, वे रात में दरवाजा अंदर से लोहे की जंजीरों से बंद कर लेते। पर उसी रात जब मैं खिड़की से नीचे देख रहा था, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी ने छत तक जाकर देखा और फिर अचानक वहां से नीचे गिर गया। गिरते समय उसकी आंखें खिड़की से मेरी तरफ फंसी और मैंने महसूस किया कि वो आत्महत्या नहीं कर रहा था। वो किसी चीज का पीछा कर रहा था जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। हम लोगों ने उसे उठाया, पर उसकी पहचान नहीं हुई। अगले दिन पुलिस वाले आए। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे ही सच्चाई का पीछा करना होगा। अगर कोई पैटर्न था
तो उसे ढूंढना मेरा काम था। मैंने पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स और अखबार के पिछले छपे हुए कटिंग्स खोजे। हमारी बस्ती में 80 साल में कई गायबियां हुई थी, पर कुछ चीजें बार बार थीं। हर बार गायबियों के चारों ओर एक पेचीदा सा पैटर्न था। जिन इलाकों में पेड़ बुजुर्ग थे, जिनके नीचे किसी तरह की सफेद धूप नहीं पड़ती, जिन घरों के फर्श पर कभी किसी ने बिना आवाज के खाली कुर्सियां छोड़ दी थीं, और हर गायब होने के कुछ हफ्ते पहले वहां एक अजीब सा शांत महीना होता, लोग बिना बात जाने लगे होते। मैं एक मैप बनाकर बैठ गया, हर एक रिपोर्ट को मार्क किया और पाया कि सब घटनाएं एक रेखा पर पड़ती थीं, जिसकी शुरुआत पुराने शहर के एक हार से बोले जाने वाले बंगले से होती थी, लाल हवेली जैसा कुछ। कुछ पुराने लोग नाम लेकर नहीं कहते थे, पर सुर में वही बात आती, रात जो हवेली के पास गुजरती है वो वापस वही नहीं आती। लाल हवेली हमारे महानगर के बीच बसी एक पुरानी इमारत थी। पहले किसी बड़े जमींदार का घर, अब उसे खाली छोड़ दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां बच्चा खेलती आवाजें आती हैं और कि बिजली की आपूर्ति अक्सर वहां अनियमित होती है। मैंने सोचा ये वही जगह है जहां से सारा शोर शुरू हुआ। मैंने एक रात तय किया, मैं जाऊंगा, पर मैं ऐसा अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपने 2-3 ऐसे दोस्तों को बुलाया जो रैशनल थे, और इसलिए वे मेरी बातों पर ज्यादा विश्वास करते थे। हमने रात को 9 बजे का समय तय किया। हम खुले आसमान के नीचे खड़े थे। हवा में बारिश की खुशबू थी और हमारे अंदर मिश्रित डर और उत्सुकता थी। लाल हवेली के पास पहुंचते समय हमारे कदम धीमे पड़ने लगे। लगता था कदम उठाते ही कोई आवाज हवा में दब जाती। हवेली बड़ी थी, ओंगली वाली चौखटों वाली। दरवाजा अंदर से टूटा हुआ। हमने अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने फोटो, अलमारी में पुराने कपड़े, जैसे किसी ने घर अचानक छोड़ दिया हो और फिर लौटकर कभी ना आया हो। पर सबसे अजीब बात थी, हवा में लगातार एक धीमा स्वर बज रहा था, इतना धीमा कि आप उसे सुनकर समझ ना पाते कि क्या वो कोई ध्वनि है या सिर्फ आपकी कल्पना। हम आगे बढ़े। हमें पहली मंजिल से एक कमरा मिला जिसमें छोटे छोटे बच्चों की टॉयज बिखरी थी। उन्होंने कहा कि यहां कभी फंक्शंस होते होंगे। दीवार पर कुछ लिखावट थी, बच्चे की तरह की लकीरें, पर बीच में एक वाक्य बड़े अक्षरों में, वापस मत आओ। हमने हंसकर कहा पुरानी शरारतें। पर जैसे ही हमने अंदर का हिस्सा छुआ, एक सूखी सी ठंडी हवा हमारे गले में घुस गई, और तभी एक बिल्कुल क्लियर आवाज किसी बच्चे की निकली, हम याद होते रहे। आवाज इतनी पास थी कि हमारे काने चिलमिला उठे। हमने रोशनी बढ़ाई और वहीं कमरे के फर्श पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े थे। हर टुकड़े पर हाथ से लिखा हुआ एक ही वर्ड था, याद। याद। मैंने देखा कि कुछ टुकड़े धुंधले, कुछ ताजा और कुछ जैसे अभी अभी रखे गए हों। कमरा बड़ा खाली था, पर फर्नीचर के नीचे कुछ गुदगुदी सुई सी चीजें पड़ी हुई थीं, जैसे कि बच्चे की हंसी का हिस्सा। मेरे दोस्त ने कहा, यहां से निकलते हैं। पर जब हम बाहर जाने के लिए मुड़े तो दरवाजा बंद था। हमने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा टूटा हुआ था, कोई मैकेनिज्म नहीं था। फिर दीवारों पर से साया सा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे कोई चौड़े हाथों से कमरे के चारों तरफ कुछ फैलाता जा रहा हो। मैंने उस साए को देखा। उसकी बनावट में कुछ गया हुआ इंसानी सिलुटेट थी, पर वो एजेस में धुंधला था, और हर बार जब वो दीवार को छूता, वहां से कुछ सूक्ष्म सी चीज निकली, छोटे छोटे धूल जैसे मोट जो हवा में तैरते थे, लेकिन हमारी त्वचा पर चिपकते जा रहे थे। मेरी हथेली में अचानक जकड़न हुई। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पर कुछ ठंडा सा निशान उभर रहा है, एक छोटा सा हाथ जैसा निशान, उंगली के छाप की तरह, पर जमे हुए पल के अंदर। मैंने उसे देखा और पाया कि मैं
उसी निशान को पहले से कहीं देखा हूं। हां, मेरे फ्लैट के पास वाली दीवार पर, मिसेस शर्मा के घर के पास और कई जगहों पर वही निशान। हवेली के बाहर निकलने का रास्ता खुला मिला, पर बाहर जो था उसने मेरी सांसें रोक दी। गली में एक एक कर 5 लोग खड़े थे, सभी चुप, आंखें धुंधली, किसी बात का संकेत दे रहे थे पर बोल नहीं रहे थे। उन्होंने एक ही आवाज में कहा, वो यादें मांग रहा है। मैंने पूछा, किसकी यादें? पर उनके होठ जम गए। फिर अचानक एक बच्चा, बड़ा नहीं, 5-7 साल का, हमारी ओर बढ़ा और एक छोटा सा ग्लास निकाला जिसमें पानी था। बच्चे ने पानी हमारे हाथों में रखा, पर पानी का स्वाद अचानक मेरे बचपन की याद की तरह लगने लगा। मिट्टी की खुशबू, मां का हाथ, स्टेशन का शोर। मैं भावुक हो गया, पर तभी वो बच्चा गायब था, जैसे उसने खुद ही कप में मिलाया हुआ समय पी लिया हो और वापस खो गया हो। दोस्तों ने कहा कि हम चले जाएं, पर मैं जाने में असमर्थ था। यह सब कुछ इतना असामान्य था कि मेरे अंदर किसी तरह की मानवीय जिम्मेदारी जाग उठी कि इन खाली छापों की वजह से और लोग नहीं खोए। अगले हफ्तों में मैंने देखा कि गायबियां तेज जुड़ती जा रही हैं। एक घर के दरवाजे पर एक युवा जोड़े का बेड खाली मिला। कोई अर्थसूत्र नहीं, पर उनके कपड़ों पर जैसी अजीब सी फजीनेस थी, और फ्रिज के अंदर बच्चों जैसे बेकरी के टिन लेफ्ट थे, जैसे किसी ने उनकी चाय नहीं पिली। एक और घर में सीढ़ियों के पास बच्चियों के जूते थे, पर उनमें से किसी भी पैर पर जूता नहीं था। हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने रात में कुछ आवाजें सुनी, बिजली की तरह की कर्कश आवाजें, और फिर कुछ मीठी सी सिसकियां, मानो कोई पुरानी ललाबाई गाई जा रही हो। मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया। किसी ने भी इस सारी चीज का मोटिव नहीं समझा। पुलिस कहती शहर बस बदल रहा है, मीडिया कहता इंसान क्या कर सकता है, पर मैं देख रहा था कि कुछ इनटैंजिबल चीजें धीरे धीरे शहर के छोटे छोटे कोनों को निगल रही थीं। बचपन की यादें, किसी के चेहरे की हंसी, और साथ ही लोग खुद अपने घरों में एक खालीपन छोड़ रहे थे जो छोटे छोटे निशानों के रूप में दिखाई देता था। और फिर एक रात, वो रात जो मेरे जीवन की परिभाषा बदल गई। मैं अपने फ्लैट में था, रात के 2 बजे के करीब। खिड़की से बाहर चांदनी पतली थी और रास्तों पर बारिश की बूंदों का शोर धीमा सा था। अचानक दरवाजे पर खटखट हुआ। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, पर किसी ने फिर से खटखट किया, और इस बार आवाज धीमी किंतु स्पष्ट थी। तुम्हारे अंदर जो बचपन छुपा है वो वापस आना चाहता है। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा। उस पर लिखा, देखना मत। जैसे ही मैंने कागज उठाया, मेरे घर के अंदर का माहौल बदल गया। दीवारों पर पुराने फोटो जैसे जाग उठे। मेरे बचपन की फोटो जो मैंने कभी नहीं देखी, पर अचानक दीवारों पर दिखाई देने लगी। एक मां जिसका चेहरा धुंधलेपन से झलक रहा था। एक मां की उंगली जो मेरे छोटे से हाथ को पकड़ रही थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म जहां मैंने कभी जाना था, और हर तस्वीर के किनारे एक स्याही सी लकीर होती, मानो किसी ने किनारों को खींचा हो। मैं घबरा गया। चेहरा पलटकर मेरी मां के चेहरे में बदल गया। यादों की पंखुड़ियां खुल गईं। मैं बीते हुए सालों को फिर से जी रहा था। मेरी मां की आखिरी रात, जहां उसने कहा था कि बाहर कुछ रो रहा है, और मैंने उसे नहीं सुना। वो रात जब मैंने मैसेज देखा लेकिन उठकर नहीं गया। मैंने अपने आप को दोषी ठहराया। हवेली की हवा ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुमने नहीं सुना इसलिए वे आ गए। तभी सामने से उसी सफेद आदमी की झलक दिखी, पर यह अब इंसान नहीं था। उसकी उपस्थिति में कोई सीमा नहीं थी।
वो हर जगह था जहां मैंने कभी अपना बचपन रखा था। मेरे स्कूल की गली, स्टेशन की बेंच, मां की छोटी सी रसोई की झांकियां। उसने कहा, यादें मेरी हैं, तुमने मुझे बुलाया। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैंने किसे बुलाया? पर आवाज ने जवाब दिया, जो भी भूल गया, जो भी औरतों और लड़कों की हंसी को कुचल दिया, वही मुझे बुलाता है। मैंने झट से पीछे हटकर कहा, तो तुम क्या चाहोगे? उसने उत्तर दिया, यादें। और फिर उसकी हंसी नहीं, बल्कि जंगल की सूखी पत्तियों की आवाज थी जो धीरे धीरे आसपास के घरों में फैल गई। मैंने महसूस किया कि ये क्रीचर यादों की उपजे हुई भूख है, एक ऐसी भूख जो उस शहर के छोटे छोटे टूटी हुई वादियों, अधरों और मुंहों से खाती है, वो जहां लोग अपनी संवेदनाएं दफन कर देते हैं। अगले क्षण हुआ कुछ ऐसा जिसने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। हवेली के अंदर उन छोटे टुकड़ों पर लिखे याद वाले कागज के नीचे मैं उन चेहरों को पहचानने लगा। वे सब वही लोग थे जिनकी यादें हमने कभी छोटे छोटे कारणों से नजरअंदाज की थी। एक मां जिसने अपने बच्चे को भूख से मरने दिया था, एक बूढ़ा जिसने गांव में अपनी बेटी को छोड़ दिया था, एक आदमी जिसने किसी रात गलती से किसी को मारा और उसे छुपा दिया था। हर एक याद उसकी परमिशन मांग रही थी और उस क्रिएचर ने परमिशन ले ली थी। धीरे धीरे वापस लेने का अधिकार मांगकर, और लोग अनजाने में देते रहे। मैंने महसूस किया कि शहर की वो कलेक्टिव इंडिफरेंस, उन छोटी छोटी नजरअंदाज की गई परेशानियां, उन्होंने उस भूख को पाला था और अब वो भूख संतुष्ट होने का रास्ता देख रही थी। यादों को व्यक्तियों से छीनकर उन्हें एक ठंडे सा संग्रहालय में डाल देना, जहां कोई उनकी व्यक्तिगत कहानी को फिर से नहीं देख सकता। मैंने फैसला किया, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उस भूख को रोकना चाहता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरे पास रास्ता था, यादों को एक्नॉलेज करना। हमने, मेरे और मेरे दोस्तों ने, घरों में जाकर उन लोगों की कहानियां सुनी जो किसी कारणवश अनसुनी रह गई थी। हमने गांव वालों की पुरानी कहानियां सुनकर रिकॉर्ड की। हमने लापता लोगों के फोटो निकाले, बहनों के नाम लिए। हर घर में जहां कोई निशान था, हमने वहां छोटी सी मेज रख दी, तस्वीरें, नाम और एक छोटी सी रोशनी, मानो हम उस याद को वापस बुला रहे हैं। और कुछ विडंबना भरा हुआ। जब हम ऐसा कर रहे थे, हमें महसूस हुआ कि वो चिन्ह, क्योंकि वो भूख ने अपने कुछ हिस्से वहां से हटाना शुरू कर दिया। दीवारों पर कीले कम दिखी, हवा कम ठंडी लगी। उसने हमें बयान किया, तुम यादों को एक्नॉलेज करते हो? अच्छा, पर तुमने जो खुद छुपाया है उसे कौन निकालेगा? मैंने सोचा कि शायद मेरी मां की आखिरी रात की यादें छिपी हुई थी, पर सच मुझे परेशान कर गया। मैंने देखा कि हवेली के एक कमरे में मेरी मां की तस्वीर के पास एक छोटी सी बक्से में एक टिकट पड़ा था, मेरे नाम का एक टिकट, उस रात की टिकट जब मैंने ट्रेन पकड़ी थी और मां को बिस्तर पर छोड़ दिया था। टिकट पर एक शब्द लिखा था, वापस आओ। मैं रो पड़ा। मेरी आंखों के आगे वो रात फिर चल निकली। मां ने कही थी कि कोई आवाज आ रही थी और मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा। मैंने उसको नहीं सुना और इसलिए वो अब बुला रही थी, उस आवाज ने उसे खींच लिया था। मैं खुद को दोषी ठहरा रहा था, पर एक साथ ये सच्चाई भी थी, शहर ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, हमारी छोटी छोटी उदासियों को अनदेखा कर दिया था, और ये सभी अनदेखी हुई उदासियां अब किसी रूप में वापस आ रही थीं। कहानी का आखिरी मोड़ सरल नहीं था। उस क्रीचर को मारना संभव नहीं था, उसका कोई शरीर नहीं था जिससे खंजर गाड़ा जा सके, पर उसे पीछे धकेलने का तरीका था। वो चीज जो उसने खाया था, यादें, उन्हें वापस देना। हमने लोगों को इकट्ठा किया और हर एक घर से खोई यादों की एक छोटी सी मान्यताओं का आयोजन किया। छोटे छोटे सेरेमनीज, जहां लोग खुलकर अपनी गलती स्वीकार करते, अपने पीड़ितों से माफी मांगते और खोई बातों को आवाज में लाते।
किसी ने अपने भाई की गलती कबूलाई, किसी ने अपने पिता की कमी मानी, किसी ने अपनी मां की आखिरी रात के लिए माफी मांगी। जैसे लोग अपनी आवाजों में सच्चाई लाते गए, हवेली के आसपास की हवा बदलने लगी। सन्नाटा थोड़ा हल्का हुआ, निशान मिटने लगे। ये काम आसान नहीं था। कई लोग शर्मिंदगी के कारण चुप रहे, कुछ ने मना कर दिया, पर जब कुछ ने सच कहा तो उसके आसपास की क्षेत्र हवा में एक हल्की चमक आई, जैसे कोई स्मॉल बल्ब फिर से जला हो। क्रिएचर ने हमला कम कर दिया और हमें लगा कि शायद हम जीत रहे हैं। फिर आखिरी रात आई। मैं लाल हवेली के सामने खड़ा था और वही सफेद आदमी, जो अब मूलतः यादों का प्रतीक था, मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, तुमने बहुत कुछ सच्चा कहा, पर क्या तुमने सबसे बड़ी सच्चाई कही? मैं समझ गया कि वो सच मेरे अंदर था, मेरी सबसे बड़ी चोरी। वो रात जब मैंने अपनी मां की आवाज को अनसुना कर दिया। मैंने उसे बताया पूरे दिल से, आंसुओं के साथ, और उस वक्त मुझे लगा कि जैसे कोई भारी पत्थर गिरा। जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया, वो क्रीचर पिघलने लगा। उसकी सीमा धुंधली पड़ी और फिर वो धीरे धीरे हवा बन गया और चलकर हमारे घरों की ओर उड़ गया, हर घर में एक एक याद छोड़कर। लोगों की आंखें नमी से भर गईं और उन यादों को पाकर वे रो पड़े, हंसे, और कुछ ने गले लगकर अपनी गलतियों के लिए अपनी माफी मांगी। शहर में जो शून्यता भर गई थी वो कम होने लगी। मैंने सोचा कि यही अंत होगा, पर तब एक आखिरी झटका आया। मैंने अपने आप को दीवार के शीशे में देखा और दर्पण में मेरा चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक भाग वही इंसान था जो मैं था, और दूसरा भाग एक बच्चे जैसा था जो अपनी मां की तरफ देख रहा था। बच्चे ने हाथ उठाया और दर्पण के उस दूसरी तरफ से मुझे छुआ, और मेरी कलाई पर वही हाथ का निशान गहरा हो गया। मैंने महसूस किया, कुछ भी वापस पाने का मतलब ये नहीं कि चीजें पहले जैसी होंगी। कुछ यादें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे पलटकर हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उस रात मैंने मां से माफी मांगी और साथ ही मैंने अपनी स्वयं की पहचान से भी सुलह की। मुझे समझ आया कि डर को हराना केवल बाहर की चीजों को खत्म करना नहीं था, ये अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना था, दूसरों की यादों का सम्मान करना था और अपनी गलती से सीखना था। कहानी का आखिरी दंश थोड़ा कटु था, पर असरदार। हमने क्रीचर को रोक दिया, पर उसने अपनी एक आखिरी चीज छोड़ दी, एक हल्की सी बात जो हवेली की दीवार पर गूंजती रही। यादें लौटती हैं, पर जो लौट कर आता है वो वही नहीं रहता। मतलब साफ था, जो चीजें हम भूलते हैं उन्हें वापस देखने पर हम बदल जाते हैं, और ये हमें चोट पहुंचाती भी है और बचाती भी है। मैंने ये महसूस किया कि शहर की रातें अब थोड़ी अलग हैं। लोग थोड़े ज्यादा जागते हैं, थोड़ा ज्यादा बात करते हैं, और कभी-कभी वे अपने पड़ोसी के घर के बाहर रुककर बस उसकी छोटी सी दुआ सुन लेते हैं। और ये बदलाव धीमा था, पर सच था। मेरे लिए आखिरी कड़वा सच ये था कि मैंने जो पाया वो सिर्फ डर नहीं था, वो हमारी कलेक्टिव नेग्लिजेंस का परिणाम था, और उसे ठीक करने का भार अब हम सबके कंधों पर था। मैं आज भी कभी-कभी रात में लाल हवेली की तरफ देखता हूं। उसमें कोई साया नहीं दिखता, पर छत पर किसी बच्चे की हंसी की गूंज कभी-कभी आती रहती है। पर अब वो डर की आवाज नहीं, बल्कि याद की आवाज है, जो मांगती है कि हम उसे नजरअंदाज न करें। और जब भी मेरी कलाई पर वो छोटा सा निशान चमकता है, मैं उसे छूकर याद करता हूं। मां का चेहरा, स्टेशन की धूल और उन लोगों के नाम जिन्हें हमने अनसुना किया था। डर का मतलब अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो एक चेतावनी बन गया है।
याद रखो। यदि हम याद नहीं रखेंगे तो कुछ चीजें फिर से वापस आ सकती हैं और अगली बार वो उस भयानक रूप में नहीं होंगे जो हमने पिछली बार देखा था, बल्कि कुछ और ज्यादा गहरा और स्थायी होगा। तो हाँ भाई, ये कहानी रिहर्सल नहीं है और ना ही फिल्म स्क्रिप्ट। ये एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो कहता है कि जब शहर के कोने कोने में छोटी छोटी अनसुनी चीजें जमा हो जाती हैं तो वे किसी दिन किसी रूप में वापसी कर सकती हैं, और तब आप खुद अपने अंदर की उस चीज का सामना करेंगे जिसे आपने कभी मैनेज नहीं किया। डर अक्सर बाहर नहीं होता, डर आपके उन हिस्सों में पलपता है जिन्हें आप खुद छोड़ आए हैं, और जब वो डर वापस आता है तो वो सिर्फ आपकी रातें नहीं लेता, वो आपकी पहचान में छेड़छाड़ कर देता है।